मी केंद्रीय कृषी मंत्री माननीय शिवराज सिंग चौहान साहेब यांचं मनापासून स्वागत करतो। जेव्हापासून ते कृषी मंत्री झाले तेव्हापासून देशभर त्यांचे दौरे सुरू आहेत। महाराष्ट्रामध्ये माझ्यापेक्षा जास्त दौरे त्यांचे सुरू आहेत। सरकार स्थापन झाल्यानंतर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस म्हटले होते की आता महाराष्ट्र थांबणार नाही। कदाचित आपल्याकडे पाऊलच म्हटले असावे असं माझं समज आहे। आपली भागदौड आम्ही जोरात निघालो, पण आपण आम्हाला पळवायला सांगितलं आणि पळवण्याच्या भूमिकेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच केंद्र सरकारची आयसीआरची तंत्रज्ञानाची टीम आज जिल्ह्यातल्या गावागावामध्ये या ठिकाणी जाणार आहेत आणि आमच्या शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करणार आहेत। नवीन संशोधन, पीक घेण्याची पद्धत, वाढीव उत्पादन खर्चामध्ये कमी, अशा अनेक गोष्टींचं मार्गदर्शन हे या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या 34 जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी करणार आहेत। मला मनापासूनचा आनंद आहे की अशा प्रकारचं कार्य केंद्राने सुरू केल्यामुळे राज्य त्या ठिकाणी कधीही मागे राहणार नाही। आपण तसेही पुढे आहोत, आपण तसेही प्रगतिशील आहोत, प्रयत्नशील आहोत, पण याला जोड जर केंद्राची मिळाली तर मला खात्री आणि विश्वास आहे महाराष्ट्र कदापिही थांबणार नाही। माननीय मुख्यमंत्री महोदयाचं स्वप्न आपल्या सर्वांच्या साक्षीने, आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी साकार झाल्याशिवाय राहणार नाही। प्रश्न अनेक आहेत। शेती हा विषय खूप मोठा आहे, त्यातले प्रश्न अनेक आहेत। इतर जगातल्या कुठल्याही देशामध्ये जर आपण गेलो तर त्या देशामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या ही नगण्य आहे। 5% पेक्षा जास्त नाही। 5%, 7%, 3%, 4%, 10% जास्तीत जास्त। परंतु भारतामधला शेतकरी हा शेतीवर अवलंबून जवळपास 50% पुढे, म्हणजे 55% शेतकरी हा शेतीवर अवलंबून आहे। आणि शिवाय वातावरणामध्ये होणारे बदल, नवीन होणारे विकसित वाहन, शेतामध्ये राबण्यासाठी लोकांची मानसिकता नसणे, हे अनेक संकटांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं आणि यातून आपल्याला सस्टेनेबल फार्मिंग, यशस्वी शेती कशी करायची या संदर्भात मार्गदर्शन तर मिळेलच मिळेल। परंतु मला मनापासून या सभागृहामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की आपण शेतीमध्ये शेतकरी कर्ज घेतो, कर्जबाजारी होतो, उत्पादन होत नाही, कर्ज फिटत नाही, शेतकऱ्यांवर वाईट प्रसंग येतात। अशा वेळी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक कशी करावी आणि जास्तीत जास्त पैसे शेतीमध्ये कसे खर्च करायचे या संदर्भात मी त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं। राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोघांनीही दर वर्षाला 5,000 कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यासंदर्भात आम्हाला या ठिकाणी परवानगी दिली। 5 वर्षामध्ये 25,000 कोटी रुपयाची भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये या ठिकाणी राज्य सरकार करणार आहे। माझी विनंती आहे केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेबांना की आपण अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे, आपल्याला कंटाळा येत नाही, आपण फिरत असतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपल्याला बहुतांश माहिती आहेत आणि शेतकऱ्यांविषयी आपल्या मनामध्ये अत्यंत कळवळ आहे। आपणही आमच्या ह्या विकासामध्ये सहभागी झालात आणि केंद्रातून आम्हाला आणखी एक 4-5 हजार कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीसाठी दिले वार्षिक। तर मला असं वाटतं की नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्प जो आपला राज्यामध्ये 5,000 गावांमध्ये यापूर्वी झाला आणि 7,200 गावांमध्ये या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्याला आम्ही मान्यता दिली आहे। 12,000 गावं जवळपास आमची या ठिकाणी कव्हर होत आहेत। 29,000 गावं अजून पेंडिंग आहेत आणि आमच्या शेतकऱ्यांची, शेतकरी बांधवांची मागणी आहे की नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर आमचाही त्या ठिकाणी सहभाग असावा। परंतु ही योजना
वर्ल्ड बँकेची असल्यामुळे आणि वर्ल्ड बँकेच्या निकषाला आधारित या ठिकाणी गावांची निवड होते, त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री किंवा मी या ठिकाणी हस्तक्षेप करू शकत नाही। परंतु त्या धर्तीवर राज्य सरकारने जर या ठिकाणी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली तर 29,000 गावांमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकू, ज्याने शेतकऱ्यांची शेतीमधली गुंतवणूक करण्यासाठी जे कर्ज घ्यावं लागतं ते त्याला घ्यावं लागणार नाही। 80% आसपास जर आपण अनुदान स्वरूपामध्ये त्यांना पैसे दिले, त्यांच्याकडे डायरेक्ट पैसे न देता मल्चिंग पेपर आहेत, ड्रिप इरिगेशन आहे, क्रॉप कव्हर आहे, कोल्ड चेन आहे, गोडाऊन्स आहेत, किंवा अशा वेगवेगळ्या ज्या काही योजना शेतकऱ्यांच्या आहेत ज्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावं लागतं, त्या योजना जर राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या तर त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण होईल, एक प्रकारचं चांगलं उत्पादन निर्माण करण्यासाठी शेतकरी पुढे येतील। आणि जो कर्जाच्या भीतीमुळे बँकेच्या अडचणीमुळे या ठिकाणी शेतकरी हवालदिल झालेला दिसतो, तो सुद्धा निश्चितपणे या ठिकाणी हवालदिल होणार नाही याची मला खात्री आहे। आणि म्हणून या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की राज्याच्या धर्तीवर आपणही या ठिकाणी मदत करावी। दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी है, शिवराज सिंह चौहान साहब, अपन मला वाटतं मराठी चांगलं जानतात, लेकिन हमारे यहाँ की एक सिचुएशन इतनी बेकार है कि खेती में काम करने के लिए लोग नहीं है और उसी की वजह से यांत्रिकीकरण होना जरूरी है। या तो फिर यांत्रिकीकरण नहीं हुए तो कम से कम रोजगार हमी योजना के अंतर्गत हम 50%, 30% जो भी है तो वो उनको थोड़ा मुनाफा अगर उनमें से MREGS के अंदर करते हैं तो वो केंद्र सरकार एक्ट है, आपके अंदर ही एक्ट है हो, तो रोजगार हमी के अंदर सारे लोगों की मांग है कि रोजगार हमी के अंदर उनको 30%, 50% या तो कुछ उनको डीबीटी की तरफ से उनके अकाउंट में पैसा जाए, उनको उत्पादन खर्च कमी हो जाए, उससे वो सस्टेनेबल ये जगह पे हो जाए तो ज्यादा फार्मिंग हमारा किसान ज्यादा आगे जा सकता है। तीसरी बात, लिंकिंग ऑफ जो हो रही है आजकल, जो बी बियाना का लिंकिंग होता है, जो औषधों का लिंकिंग होता है, जो पेस्टिसाइड्स का फर्टिलाइजर का लिंकिंग होता है, वो लिंकिंग रोकने के लिए थोड़ा कानून और स्ट्रिक्ट किया जाए। आपकी तरफ से मुझे लेटर प्राप्त हुआ है, आपने कार्रवाई करने के लिए बोला है, हमने कार्रवाई करने के लिए सबको बता दिया है कि चाहे कोई भी कंपनी हो लिंकिंग नहीं करेगी। फार्मर्स को अनावश्यक, किसानों को अनावश्यक कोई भी या ये जगह पे ऊपर फर्टिलाइजर लेना नहीं पड़े, उसके बाद में कुछ दवाई लेना नहीं पड़े, उसके बाद में कुछ बी बियाने ले रहा है आजकल, उसमें भी उसकी फसगत हो रही है, उसमें भी उसको फंसाया जा रहा है, तो उसमें जरा थोड़ा सा उसमें कंट्रोल निश्चित स्वरूप से आ सकता है। तीसरी बात, BT2 बीज के हम अब तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुजरात से बहुत सारा BT3 का या ठिकाणी बीज हमारे फार्मर लाते हैं, किसान लाते हैं, वो उगाते भी है, उन्होंने थोड़ा उनमें से बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन वो परमिशन, ऑथराइज परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको यह अब तक मिली नहीं है। GESA जो आपकी संस्था है, मेरे ख्याल से वो पर्यावरण के अंडर है, उन संस्था ने कम से कम डेमो के लिए हमको अलाउड करेंगे तो उसमें से उत्पादन बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसमें से वो हम लोग तणनाशक जो यूज करते हैं उससे वो फार्मिंग को ज्यादा नुकसान होता है नहीं होता है, या फिर उसके लिए हम नया कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे और उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी आपकी मदद हमें इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कपास का एरिया है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे किसानों को हो, इसके लिए हम प्रयास बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसमें अनसक्सेस रहे। 5 या 7 क्विंटल एकड़ में और कम से कम हेक्टर में ज्यादा से ज्यादा 14-15 क्विंटल कपास हम लोग पा रहे हैं, और वो कपास की वजह से ऐसा हो रहा है कि उनको सस्टेनेबल फार्मिंग जो है उनकी नहीं हो रही है, क्योंकि हम 15 अगर क्विंटल कपास निकालते हैं तो 7,000 रुपए इसका रेट आता है, तो 1 लाख रुपए, एक या 1.25 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा आमदनी फार्मर की, किसानों की होती है, और वो सस्टेनेबल नहीं है, वो प्रवृत्ति नहीं है कि उनको कपास से उसको लेबर जो है, लेबर ही मिलता नहीं आजकल। तो उसमें भी एक हमने नया यंत्र विकसित किया है, ट्रैक्टर विकसित किया है,
जो कपास निकाल सके, तो उसका R&D चल रहा है। लेकिन वो 12 आदमियों का काम वो एक ट्रैक्टर करता है, छोटा ट्रैक्टर आता है, बैटरी पे चलता है वो, तो 12 आदमियों का काम करता है और एक दिन में 12 आदमियों के इतना काम वो ट्रैक्टर करता है। एक ट्रैक्टर उसमें हमारी राज्य सरकार उसको अनुदान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका R&D चल रहा है। R&D चलने के बाद में हम आपको उसको प्रेजेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे, सीएम साहब को भी बताएंगे, और वो भी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अनुदान देके फार्मर को थोड़ा और रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ये सब बातें करते हुए, सब काम करते हुए थोड़ा बदल तो हो जाएगा, और बदल करना आपकी इच्छा है, आपको आगे जाना है, आपको फार्मर को विकसित करना है, हमें भी वही करना है। तो मैं समझता हूं हम साथ में अगर दोनों मिल जाए तो इसमें बहुत सारा चेंज हो जाएगा, बहुत सारी क्रांति हो जाएगी, बहुत सारा भविष्य किसानों का बदल सकता है। आप थोड़ा हमें साथ दीजिए। हम तो पूरी तरह से, हमारी टीम, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ में है, और आपका डिपार्टमेंट सेंटर का अगर हमारे साथ में रहे तो मुझे लगता है हम लोग बहुत आगे चलेंगे, और 100% महाराष्ट्र जो कि आज की घड़ी में देश में नंबर 1 है, 1 के बजाय और आगे कैसा जाएगा। 15,000 करोड़ हम लोग जो कुछ परकीय चलन है वो 15,000 करोड़ का महाराष्ट्र की वजह से मिलता है। हम चाहते हैं कि 50,000 करोड़ तक उसको मतलब आगे ले जाए, ज्यादा से ज्यादा निर्यात हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हो जाए और हमारा फार्मर सस्टेनेबल हो जाए। इसी के लिए हमारी कोशिश जारी है। आप भी वही कोशिश कर रहे हो जो हमें चाहिए, और 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमसे कोई कमी नहीं रहेगी, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम आपको आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और देश को प्रगति के इस अवसर पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो सपना देखा है, ये देश के किसानों को आगे ले जाने का, वो सपना जरूर हम पूरा करेंगे। मैं इसी अपेक्षा के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं आपको मतलब आप सबसे विदा लेता हूं कि आप भविष्य में हमारा साथ देके महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा काम अच्छा ये महाराष्ट्र में होगा, ये अपेक्षा करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।